आकाशवाणी हाफलॉन्ग के सभी श्रोताओं को सिद्धार्थ पांडे का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं विशाल जोशी। चलिए विशाल और मैं इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही ख़ास ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में स्टूडियो में आज हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवा दे रहा हूं। आप हैं नमराई लाकले पामे, आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं डिग्रिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर की। मैम पहले भी एक बार हमारे आकाशवाणी हाफलॉन्ग में आ चुकी हैं। बहुत दिनों के बाद उन्होंने इस बार फिर मौका मिला है उनसे बातचीत करने का। मैम सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मैम आज हेल्थ रिलेटेड कौन से टॉपिक्स पर और किस विषय में आप बताने जा रही हैं? आज हम डिस्कस करेंगे एएनसी एंटीनेटल चेकअप एंड पीएनसी पोस्टनेटल चेकअप के बारे में। जी। पहला प्रश्न मैं आपकी इजाज़त हो तो पूछने जा रहा हूं कि ये जो है पीएनसी और एएनसी, इसके बारे में मतलब वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होना चाहिए पब्लिक को, वो सबसे पहले आप अगर डिटेल में बोलें तो समझने में आसानी होगी। जी, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी अभी जो हम लोग का NHM है, नेशनल हेल्थ मिशन जो है कार्यक्रम जो चला रहे हैं, तो उसके थ्रू अभी उन लोग का मेन मोटो हो गया है अभी मैटरनल डेथ एंड इन्फेंट डेथ, जो ज़्यादातर हमारा डिस्ट्रिक्ट में दिखा गया है, मतलब परसेंटेज, तो उसको रिड्यूस करने के लिए एएनसी एंड पीएनसी केयर बहुत ज़रूरी है। जी। तो एएनसी का मतलब हो गया एंटीनेटल केयर, मतलब जो ड्यूरिंग प्रेग्नेंट होता है एक लेडी, तो उसको 9 मंथ का जो डिलीवरी होने का पहले जो पीरियड्स है उसमें हम लोग जो केयर प्रोवाइड करता है उसको बोलता है एएनसी केयर। जी। और वो 9 महीने में डिमा हासाओ में बहुत सारे ऐसे गांव हैं, मतलब टाउन से बहुत दूर भी है। क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं? क्या सभी प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं वो आसानी से अपने आप खुद हेल्थ सेंटर में आ जाती हैं आस पास के, या आप लोगों को मतलब बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं उनको केंद्र तक बुलाने के लिए? ये रूरल एरिया बहुत, हमारा एरिया में बहुत ऐसा जो है आउटरीच एरिया है जहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं, मेडिकल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग को प्रोग्राम दिया जाता है, जैसे स्पेशल एएनसी ड्राइव जो ओनली प्रेग्नेंट मदर के लिए, मतलब एक प्रोग्राम किया जाता है कि जितना जल्दी अर्ली रजिस्ट्रेशन होता है तो विद इन फर्स्ट 3 मंथ के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। और फैसिलिटी जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, वो 104 108 के थ्रू हम लोग गाड़ी अवेलेबल करवा के करते। तो उसके लिए हम लोग जैसे रूरल के लिए अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने हम लोग को दिया है रूरल हेल्थ कैंप, जो हम लोग का फ्री में हेल्थ कैंप होता है। वहाँ में गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर अवेलेबल होगा एंड पेडियाट्रिक डॉक्टर रहेगा। साथ में हम लोग जो CHO जाता है स्क्रीनिंग पर्पस में, तो एम्बुलेंस पायलट जो सर्विस है उसके थ्रू हम लोग मेडिकल कैंप करता है। जिस जगह पे मतलब लोग नहीं पहुंच पाते, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलता है, उस एरिया में मेडिकल फ्री कैंप करते हैं। जी। अब ये आप ही से जानना चाहूँगा कि जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको क्या क्या सावधानियां, मतलब उनकी ओर से क्या क्या अप्रोच होना चाहिए? जी हाँ, सबसे पहला होना है कि एक महिला जब प्रेग्नेंट होता है तो उनका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड बंद हो जाता है, मेंस बंद होता है, तो वो उनको ये समझना चाहिए कि हाँ वो गर्भवती बन सकता है, प्रेग्नेंट हो सकता है। तो हमको पहले यूरिन टेस्ट कराना है। यूरिन टेस्ट करके जब पता चल जाएगा कि 2 लाइन आ गया, मतलब वो पॉजिटिव है, तो तुरंत उसको एक आशा, अपना जो एरिया में आशा दीदी रहता है उसको इन्फॉर्म करना है, या ANM दीदी को इन्फॉर्म करना है, और इन्फॉर्म करके विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रजिस्ट्रेशन कराना है। क्योंकि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो वो जो मेडिसिन हम लोग 3 मंथ का जो मेडिसिन देते हैं, जब पहला बेबी फॉर्म होता है यूटेरस में, तो उसमें फोलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि पहले हम लोग जब स्पाइनल जो हमारा बनता है अंदर, तो उसमें स्पाइनल बाइफिदा बोल के एक डिजीज होता है, जिस वजह से जो बच्चा जन्म होता है वो डिफॉर्मिटी होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमको, और मिसकरेज भी हो जाता है मैक्सिमम लोगों का फर्स्ट विद इन 3 मंथ में, तो मेडिसिन हमको प्रॉपरली मिलना चाहिए, इसीलिए हमको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रजिस्टर करना चाहिए।
और फिर जितना सोनोग्राफी हो गया यूएसजी हम लोग कराते हैं, तो मिनिमम 2 यूएसजी कराना है सोनोग्राफी। फर्स्ट में इसलिए कराना है क्योंकि अगर बेबी जब फॉर्म होता है तो हकीकत में वो प्रेग्नेंट हुआ है या प्रेग्नेंट नहीं हुआ है, या यूटेरस में प्रेग्नेंट हुआ है या आउट ऑफ यूटेरस, जिसको हमको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। ट्यूमर के वजह से भी कभी किसी का मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव दिखाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए फर्स्ट में हमको एक सोनोग्राफी करना है। फिर सेकेंड 8 ट्राइमेस्टर जब हो जाएगा, उसको 8 मंथ हो जाएगा, तब सेकेंड यूएसजी कराना है सोनोग्राफी। तो इसमें ये डिटेक्ट होता है कि बेबी का फॉर्म डिफॉर्मिटी है कि नहीं, जैसे उसका हार्ट में होल है कि नहीं, प्रॉब्लम वो बेबी कुछ डिजीज से अफेक्ट है कि नहीं, उसको डिटेक्ट करने के लिए सेकेंड यूएसजी इम्पॉर्टेंट है। एंड ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन हो गया, जैसे HIV हो गया, अभी हमारे दिमा हसाओं में बहुत सारा केस डिटेक्ट हुआ है, हेपेटाइटिस बी, तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए अभी वो टेस्टिंग कर रहा है ताकि बेबी को अफेक्ट ना हो, इसीलिए जी। और इस दौरान इन 9 महीने के प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान क्या क्या दवाइयाँ होती हैं या कुछ ऐसे ख़ास इंजेक्शन्स होते हैं जो वो माता को ध्यान में रखते हुए सही सलाह के अनुसार उसको फॉलो करना चाहिए? हाँ, उसको अभी हम लोग पहला 3 महीना तक हमको फोलिक एसिड देते हैं टैबलेट। उसके बाद हमारा 3 महीना जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 4 महीना जब स्टार्ट होगा तो हम उसको आयरन फोलिक एसिड देंगे, साथ में कैल्शियम 2 टैबलेट देते हैं। तो टोटल आपको आयरन फोलिक एसिड, जो नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन जो एनीमिया नहीं है उसको 180 टैबलेट देता है आयरन। फिर उसके बाद आपका कैल्शियम हो गया, वो 2 टैबलेट करके रोज़ खाना पड़ता है, वो 6 मंथ तक। फिर उसके बाद उसमें हमको 2 TT मिलता है। फर्स्ट TT हो गया जब जैसे आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट है, तो उसी समय वो आप जब आशा दीदी या ANM दीदी से कंसल्ट करेंगे, तब उसी टाइम में फर्स्ट 3 मंथ में एक इंजेक्शन देगा TD, और उसको बोलते हैं टिटेनस। पहले तो TT बोलता था, अभी उसको TD बोल दिया है, टिटेनस, और उसमें डिप्थेरिया 2 वैक्सीन होता है। फिर उसके बाद 1 मंथ के बाद वो जो फर्स्ट डोज TD का 1 मंथ के बाद सेकेंड डोज TD मिलेगा आपको। फिर एक हो गया एनीमिया की वजह से बहुत प्रेग्नेंट मदर का डेथ होता है, जो हमारा बॉडी में हेमोग्लोबिन है वो कम हो जाने की वजह से। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग, एनीमिया क्यों होता है मेनली, मतलब ब्लड लॉस से तो होता है, लेकिन प्रेग्नेंट मदर का तो ब्लड लॉस नहीं होता जब तक एक्सीडेंट नहीं होगा या कुछ, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग टैबलेट एल्बेंडाजोल देता है जब सेकेंड ट्राइमेस्टर, जब उसका 4 मंथ होगा। तो ये 4 मेडिसिन मैंडेटरी है। जी। और जो भी महिलाएं हैं गांव में, उनको आशा दीदी के साथ या नियर बाई हेल्थ सेंटर के साथ एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहता है, वो क्या ज़रूरी है उनको कराना, और अगर वो रजिस्ट्रेशन कराने से उनको क्या क्या फ़ायदा होगा उस पीरियड में? रजिस्ट्रेशन तो इम्पॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन वो अनमोल ऐप में ANM DD ने करेगा, तो ये करने से आपका जो मेडिकल के थ्रू से जो स्कीम है वो उसको मिलेगा। सेकेंड थिंग हो गया वो जैसे ट्रांसफ़र हुआ, ये ज़रूरी नहीं कि एक विलेज में है तो डिलीवरी नहीं हुआ तब तक यही एक विलेज में होगा। कोई जो सर्विस करते हैं वो 1 विलेज से दूसरा विलेज माइग्रेट होता है, तो वो उन लोगों का एक ID बनता है, तो ID के थ्रू उसको डिटेक्ट कर सकता है, एंड उसको ये पता चल जाएगा कि ये ट्रांसफ़र होने से भी उसको क्या मिला है, सब रिकॉर्ड वहाँ पे कीपिंग होता है। जैसे उसका फर्स्ट विजिट, सेकेंड विजिट, थर्ड विजिट, ये जो प्रोसेसिंग है सब रिकॉर्ड होता है पोर्टल में, उसका ID में। जी। अब ये जानेंगे कि नेक्स्ट वाला डिलीवरी के बाद जो नेटल केयर के बारे में आपने बताया, उस पर थोड़ा आप जानकारी दें तो बहुत अच्छा रहेगा। PNC हो गया, पोस्ट नेटल केयर। डिलीवरी के बाद जो हमको केयर देना है प्रेग्नेंट मदर को, उसके बारे में हम प्रेग्नेंट मदर को जानकारी देते हैं, और हम लोग आशा के थ्रू और ANM के थ्रू हाउस विजिट होता है। जैसे कि आपका सब होम डिलीवरी किसी केस में हो जाता है, तो जिस दिन होम डिलीवरी होता है उस दिन फर्स्ट 0 डेज होता है ना, वो उसमें हुआ 0, 3, 7, 14, 21, 28 और 42 डेज, मीन्स आपको 2 मंथ तक विजिट करना होता है। उसमें ये देखना है उसका प्रेशर कितना है, पल्स कितना है, उसमें स्किन में कुछ रैशेस है कि नहीं, वेजाइनल डिस्चार्ज जो नॉर्मली होता है डिलीवरी के बाद वो कितना जा रहा है, दिन में कितना पेट चेंज कर रहा है, अगर
अगर 4 से 5 पेट अगर दिन भर चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो प्रेग्नेंट मदर अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है, डिलीवरी के थ्रू कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो हमको वो रेफ़र करना है तुरंत हॉस्पिटल में ताकि उसको ट्रीटमेंट मिले। तो ये 7 विजिट होता है, वो हमको कंप्लीट करना है पीएनसी केयर में। अच्छा, और इसके साथ साथ उस समय में उस बच्चे का भी खास मतलब चेकअप वगैरह सब कुछ उसमें हो जाता है माँ के साथ साथ? माँ के साथ साथ बच्चा का भी सेम देता है, उसको बोलते हैं हम लोग HBNC बोलता है, जो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर जो विजिट देता है 42 डेज़ का बेबी इसीलिए देता है क्योंकि इन्फेंट डेथ ना हो। इन्फेंट डेथ मेनली 28 डेज़ में होता है जी। तो ये 42 डेज़ के अंदर में बेबी का डेथ होना ज़्यादा रेशियो है क्योंकि निमोनिया हो सकता है, सेप्टिकसेमिया हो सकता है, तो इसीलिए बेबी का टेम्परेचर एंड उसका पल्स और रेस्पिरेटरी रेट काउंट करता है आशा दीदी ने। जी, ये जो विजिट के बारे में आपने बताया, क्या उन महिला के घर में ही हेल्थ कर्मी जाके चेकअप होता है या उनको कहीं नियर बाई हेल्थ कैंप में आना पड़ता है, किस तरीके? ये आशा दीदी, ANM दीदी हो गया और हम लोग CHO हो गया, वो हमको विजिट करना है। हम विजिट करके उसको रिकॉर्ड कीपिंग करना है, अगर कुछ डेंजर साइन है कि नहीं, अगर डेंजर साइन होगा तुरंत एक्शन लेने के लिए। ओके। आपने कहा कि डेंजर साइन होता है मतलब हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन, तो हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को डिटेक्ट करने के बाद आप लोग उसको मतलब कैसे उसके लिए मतलब एक इलाज करते हैं? उसका तो बहुत सारा रीज़न हाई रिस्क होता है, जो अगर माइनर है, प्रिवेंटेबल है, अगर हम लोग प्रिवेंट कर सकता है तो होम बेस्ड केयर में भी प्रिवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको हमको रेफ़र करना है, तो हम उसको 108 फ़ोन करके उसको तुरंत सिविल हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं। जी, आपने कहा वो आप सिविल हॉस्पिटल को रेफ़र कर देते हैं, तो देखा जाए तो हाल ही में जो स्वास्थ्य दर्पण जो मैगजीन रहता है जो आपका NRHM द्वारा, तो उसमें 2022 की एक रिपोर्ट आई थी कि उसमें एवरेज हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन ऑल ओवर असम उसमें 20% समथिंग था, तो डिमा हासाओ का उससे भी ज़्यादा 20+ था, जो एवरेज से भी ज़्यादा था। तो वो कंडीशन क्या हो रहा है, मतलब कहाँ पर कमी आ रहा है जो मतलब इतना हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन डिटेक्ट हो रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पर? मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो अगर ये रेशियो ज़्यादा है तो इस रेशियो को कम करने के लिए डिपार्टमेंट की ओर से तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। वो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके घर के बाकी सदस्य किस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करें ताकि रेशियो को हम कमा सकें, इसके बारे में आपका एडवाइजरी या आपका सुझाव क्या रहेगा? इसीलिए मैंने सबसे पहले ये बोला है ना, हाई रिस्क तो हर प्रेग्नेंट वुमेन में हाई रिस्क रहता है। जैसे कि ये नहीं है कि एक इंसान में मतलब एनीमिया तो सबका पास होता है, लेकिन किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। जो जिसमें ज़्यादा हो गया, लेकिन जैसे कि एक प्रेग्नेंट वुमन को हम लोग उसको हाई रिस्क का बोलेंगे, बहुत सारा पॉइंट हो गया, जैसे कि ट्विन बेबी प्रेग्नेंट हो गया। मेन ज़्यादातर हमारा डिस्ट्रिक्ट में ये देखा गया एनीमिया मेन रीज़न है जिस वजह से हमारा यहाँ में हाई रिस्क डिटेक्ट हुआ है। तो हाई रिस्क जो हो गया वो सीवियर एनीमिया जो <7 हेमोग्लोबिन मिलता है, तो उसमें अर्ली रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम उसको प्रिवेंट कर सकता है। लेकिन अगर लेट रजिस्ट्रेशन में आता है तो उसको मेडिसिन नहीं मिलता है। मेनली हमारे यहाँ का कॉम्प्लेन होता है कि आयरन फॉलिक एसिड नहीं खाते हैं लोग, बोलते हैं उसको गैस का इशू है। फिर उसका कुछ प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम करके मेडिसिन स्किप कर देता है। इस वजह से मेनली एनीमिया होता है। और एनीमिया ही एक ऐसा है पूरा एंटायर डिमा हासाओ में सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग हुआ है हाई रिस्क। और सेकेंड हाई रिस्क का ये मेन हो गया है का सीजरियन, जो सीजरियन जो ऑपरेशन करके जो बेबी को निकालते हैं, तो वो अगर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होगा तो वो केस भी एक वन काइंड ऑफ हाई रिस्क में आ जाता है। तो उसको अगर प्रिवेंट करना है तो टाइम पे हमको मेडिसिन लेना पड़ेगा, चेकअप हमको 4 विजिट करना पड़ेगा। 4 विजिट मैंडेटरी है। और ये नहीं है कि ओनली हेल्थ फैसिलिटी में चेकअप करना है। एक गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होगा जो मेनली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है, उनके साथ हमको 2 टाइम्स ट्रीटमेंट कराना है। तो ये गवर्नमेंट ने हमको दिया है, वो स्कीम को बोलते हैं PSMA, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये फ्री में हर महीना का
9th डेट जो होगा उसमें जी। वो चेकअप फ्री होता है, जहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर जहाँ से भी पेशेंट आता है उसको डिलीवरी को चेकअप कराता है। जी। अब ये पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसी महिलाएं होती हैं जो डॉक्टर के साथ जाने से कतराती हैं। वो अपने घर में ही रहती हैं और मेडिसिन से, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आयरन और कैल्शियम, तो उनको भी कहीं कहीं देखा जाता है कि ज्ञान की कमी से वो अवॉइड करना ही मतलब एक मन बनाती हैं। वो तो अभी के बातचीत से लग रहा है कि वो तो बिल्कुल करना नहीं चाहिए। हाँ, ये एक्चुअली उन लोगों को इसीलिए ना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादातर आशा जी। दीदी ही एक ऐसा मेन जो चीज़ है जो लोगों को मतलब संपर्क में लेता जी, है, तो जी। वो उसको अवेयरनेस देना बहुत इम्पोर्टेंट है। गांव-गांव में अवेयरनेस अगर जब क्रिएट करेंगे, जैसे कि आपका गांव बूढ़ा हो गया उसके साथ बैठ के, तो जी। एक गांव में जो लीडरशिप क्वालिटी होता है वो जो बोलता है वो हर गांव का इंसान सुनता सुनता है। है। तो इसीलिए हर वेडनेसडे और सैटरडे के बीच में जो सेशन होता है जहाँ पे बच्चे लोग को लेके आता है प्रेग्नेंट मदर, या उसको टीटी लगाने के लिए या टीडी लगाने के लिए आता है टिक्का, तो उसमें हमको अवेयरनेस देना है और हर जगह बोलना है कि क्यों ज़रूरी है, किस वजह से है, उसका कारण सब कुछ बता के देना है। अवेयरनेस अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी। आप लोगों के जो हेल्थ कैंप रहता है उसमें क्या उस गांव के गांव बूढ़ा हो या वहाँ के यूथ्स, इन सबको भी इन्वॉल्व करने का प्रयास रहता है ताकि हाँ। उनके ज़रिए भी इंफॉर्मेशन सभी के घरों तक पहुँचे? हाँ, सभी को इन्फॉर्म करते हैं और स्पेशली गांगुड़ा को तो हम स्पेशल इनवाइट देते हैं। फिर जी। उसके बाद उन लोग का पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप होता है, आजकल तो सब जी, जी। टेक्नोलॉजी का सिस्टम हो गया, तो उसमें भी हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग होगा तो उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देते हैं 1 डे बिफोर। जी। और एक मिथ क्या है कि ज़्यादातर गाँव में ये सुना जाता है, कितना सही है पता नहीं, ये आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, कि बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहीं कहीं कहा हुआ सुना जाता है कि अगर हम हॉस्पिटल में जाएं तो हमारा सीजरिन होगा, इसलिए वो मतलब नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में जाने से कतराती हैं। ऐसा भी सिनेरियो कुछ होता है क्या? इसको भी थोड़ा क्लेरिफाई आप कर पाएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेनली क्या होता है, सब गांव के लोग हैं जो जी। एजुकेटेड है तो समझदार लोग तो समझ जाते, लेकिन जब हम लोग जब एक एक्यूरेट ऐसा निकालते हैं ना, ईडीडी बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, कौन सा दिन और कौन सा महीना में उनका डिलीवरी होगा। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो प्रेग्नेंट मदर है वो अपना एलएमपी बोलते हैं, जो जी। लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट जो होता है ना, पीरियड, जी। वो बोल नहीं पाते, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो वो बोलते हैं कि उसका मेंस कब बंद हुआ, उस हिसाब से हम लोग 9 मंथ प्लस 7 डेज कैलकुलेट निकालते हैं। तो उन लोग कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, इस वजह से हम लोग का कैलकुलेशन में रॉन्ग होने से हम डॉक्टर तो यही देखते हैं ना कि उसका टाइमिंग हो गया, अगर टाइमिंग से पार हो गया तो वो तो पोस्ट डेट, बेबी का अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि बेबी अंदर उसने वहाँ पे अगर मेकोनियम स्टेन हो गया, उसने लेटरिंग उसका अंदर उसने कर दिया, तो वो एक बड़ा होता है जो बाद में बेबी बर्थ के बाद निमोनिया हो सकता है, बच्चा मरने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसलिए डॉक्टर ये डरता है कि पेट के अंदर बच्चा को कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए सीजरियन करते हैं। लेकिन ये खुद का मैं कहूँगी, मैं तो हर सेशन जब भी जाती हूँ मैं यही बोलती हूँ, जैसे कि गांव-गांव में जाती हूँ, अपना मेंस्ट्रुअल पीरियड एक कैलेंडर सिस्टम में करना चाहिए, ताकि जिस दिन हुआ उसमें टिक कर दीजिए, नेक्स्ट मंथ कब नहीं हुआ उसमें क्रॉस करके चिन्ह लगा देंगे, तो हमको खुद मालूम हो जाए कि ये महीना ये तारीख को हुआ, तो वो उससे मतलब डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर रॉन्ग डेट होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब ये वो तारीख जानना बहुत इम्पोर्टेंट है इस फेज में। हाँ। जी। प्रोग्राम के आखिर में अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत अच्छी जानकारियाँ आप दे रही हैं, आपकी ओर से पीएनसी और एएनसी रिलेटेड और भी कुछ कहना है, आप जो कहना रह गया है इस इंटरव्यू में तो आप प्लीज़ कहिए वो। मेरा मेन ये रहेगा कि आपके मतलब कार्यक्रम के थ्रू सब लोग जाने की विदिन 3 मंथ के अंदर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, वो करना चाहिए। और 4 बार हमको चेकअप जाना है मिनिमम, मैक्सिमम आप जब भी जाए, लेकिन मिनिमम हमको 4 विजिट करना है डॉक्टर के साथ, और 2 टाइम्स हमको गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर दिखाना है, मेडिसिन स्किप नहीं करना है, टीडी वैक्सीन लेना है, वैक्सीन के बाद भी बेबी को जन्म होने के बाद वो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं उसको भी करवाना है, अच्छा हेल्दी फूड खाना है,
और फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितना कंज्यूम करेंगे वो हेल्थ के लिए अच्छा है। जी, नामराई लकले पामे आप इस कार्यक्रम में आई और बहुत डिटेल में आपने एएनसी और पीएनसी रिलेटेड जो भी जानकारियाँ थी वो बांटी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। जी श्रोताओं, आप थी नमराई लाकले पामे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर डिग्रिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर की। उन्होंने जो भी जानकारियाँ इस कार्यक्रम के ज़रिए बांटी हैं वो बहुत ही लाभदायक है और जो भी महिलाएं गर्भवती हैं कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मैडम ने आज कहा है उन सब चीज़ों को हमें आप भी ध्यान में ज़रूर रखिए। जो रख रही हैं बहुत अच्छा है और जिन्होंने कुछ भी कारणों से इसको अवॉइड कर रही हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये अवॉइड करने वाली चीज़ नहीं है, इसको फॉलो करने से ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ ही इस कार्यक्रम को हम समेट रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम लेकर हम फिर आएंगे। तब तक के लिए मैं सिद्धार्थ और मैं विशाल जोशी आप सभी से विदा चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।